हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू लेक्चर। ठीक है, आज के इस क्लास के अंदर में हम लोग हमारे केमिस्ट्री के एक नए टॉपिक को देखने वाले हैं और आज का जो हम लोगों का टॉपिक होने वाला है, इस टॉपिक का नाम है केमिकल इक्वेशन। तो हम लोग बहुत तरह के रिएक्शंस देखते हैं, हमारे आसपास बहुत सारा रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, या हम लोगों ने बहुत सारा रिएक्शंस को परफॉर्म किया होता है, हम लोग बहुत सारे रिएक्शंस के बारे में जानते हैं। तो उस रिएक्शंस को बताना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि कोई एक पर्सन है, उन्होंने किसी नए तरीके का रिएक्शंस को डिस्कवर किया है कि ऐसा किसी तरीके का कोई रिएक्शन होता है। अब वो चाहते हैं कि वो अपनी इस डिस्कवरी को, वो अपने इस बात को बाकी लोगों तक पहुंचा सके, बाकी लोगों तक एक्सप्लेन कर सके इस बात को कि उन्होंने क्या रिएक्शंस को डिस्कवर किया है, ये रिएक्शन किन चीज़ों के बीच में हुआ, इस रिएक्शन के रिजल्ट में क्या जा करके बना है। तो ये सारी जो उनकी बातें हैं या ये सारा जो डिस्कवरी अबाउट सर्टेन रिएक्शन है, इन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करना, इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना इन रिटन फॉर्म क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन कहलाता है। किसी भी तरीके के केमिकल रिएक्शंस को एक रिटन फॉर्म के अंदर में रिप्रेजेंट करना ताकि सामने वाले को समझ में आ सके, ऐसे तरीके के किसी रिप्रेजेंटेशन को क्या कहा जाता है? केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है, आप देखेंगे क्या है केमिकल इक्वेशन। केमिकल equation is the chemical equation is the representation of a chemical reaction। तो आप देखिएगा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है कि केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन एक रिप्रेजेंटेशन है किसी भी केमिकल रिएक्शन का। किसी भी तरीके का कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है, जब हम उस केमिकल रिएक्शन को लिख करके एक्सप्लेन करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसी रिप्रेजेंटेशन को क्या कहा जाता है? केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिएगा, हम जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस जो है ये किससे आपका ऑक्सीजन के गैस के साथ रिएक्ट करेगा, तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के रिएक्शन से क्या बनता है? H2O, यानी कि हमारा लिक्विड बनता है। तो ये रिएक्शन हम लोगों को मालूम है कि जब हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ 1:8 के रेशियो के अंदर में रिएक्ट करता है, रिएक्शन में जाता है, तो उसके रिजल्ट में वाटर बनता है। ये बातें हम लोगों को मालूम है, बताई गई हैं, हम जानते हैं ऐसा होता है। इसी बात को लिख करके रिप्रेजेंट करना क्या है? हमारा केमिकल इक्वेशन है। ये क्या बन गया? ये हमारा केमिकल इक्वेशन बन गया। या हम लोग जानते हैं कि कार्बन जो हमारा एलिमेंट है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, तो कार्बन और ऑक्सीजन के कंबाइन करने के कारण क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो जब ये रिएक्शन है, इसी रिएक्शन को जब हम रिप्रेजेंट कर देंगे, तो इसी रिप्रेजेंटेशन को क्या कहा जाता है? इसी रिप्रेजेंटेशन को क्या कहा जाता है? इसी रिप्रेजेंटेशन को केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास, ये जो है, ये हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा था, ये केमिकल रिएक्शन हो रहा था। इसी केमिकल रिएक्शन को हमने जब इक्वेशन के फॉर्म में, जब इसी केमिकल रिएक्शन को जब हमने लिख करके बता दिया, तो इसको क्या कहा गया? इसको केमिकल इक्वेशन क्या कहा गया? ठीक है, तो व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। किसी भी तरीके के केमिकल रिएक्शन के रिप्रेजेंटेशन को क्या कहा जाता है? केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। केमिकल रिएक्शन को एक वर्ड के एक लिख करके रिप्रेजेंट करने के तरीका को क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, अभी बात है कि केमिकल इक्वेशन का जरूरत क्यों पड़ा? वाई केमिकल इक्वेशन का जरूरत क्यों पड़ा? तो आप देखिएगा कि बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे हैं दुनिया में, करोड़ों तरीके के रिएक्शंस होते हैं। देयर आर करोड्स ऑफ रिएक्शंस गोइंग ऑन द ऑल ओवर द प्लैनेट। ठीक है, इस प्लैनेट के ऊपर में करोड़ों तरीके के रिएक्शंस हो रहे हैं। अब ये इतने सारे जो रिएक्शंस है, इस रिएक्शंस को लोगों को एक्सप्लेन करना है, इन रिएक्शंस के बारे में लोगों को बताना है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आप है, ठीक है, मान लो ये आप हो, ठीक है, अब तुम क्या हो, तुमने कुछ किया, और तुमने जब कुछ किया तो तुमको मालूम चला कि कोई सब्सटेंस ए है, तुमको मालूम क्या चला कि कोई सब्सटेंस ए है, और ये सब्सटेंस जब किसी बी के साथ कंबाइन करता है, तो इन दोनों के आपस में कंबाइन करने के कारण कुछ सी बनता है। ठीक है, आप हैं,
आप क्या कर रहे हैं, आपने कुछ डिस्कवर किया है। आपने क्या डिस्कवर किया कि कोई एक सब्सटेंस ए है, वो जब किसी दूसरे सब्सटेंस बी के साथ कंबाइन करता है तो इन दोनों के आपस में कंबाइन करने के कारण, इन दोनों के आपस में रिएक्शन करने के कारण क्या बनता है, कुछ सी जाकर के बनता है। तो ये कुछ नया आपने डिस्कवर किया, आज से पहले किसी को ऐसा कुछ मालूम नहीं था, आपने एकदम नया चीज डिस्कवर किया है। अब आप क्या सोचेंगे, आप सोचेंगे कि हमने कुछ ऐसा बेहतरीन, कुछ बहुत अच्छा चीज डिस्कवर किया है, तो इसको हमको लोगों को बताना चाहिए, इसको हमको लोगों को एक्सप्लेन करना चाहिए। तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, मान लीजिए कि आप जाकर के एक्सप्लेन करोगे, ठीक है, आपका कोई दोस्त है, मान लो कि आप हो मोनू, ठीक है, आपका कोई दोस्त है सोनू, ठीक है, तो ये आपका दोस्त हो गया। अब आपको क्या ख्याल है, आपका सबसे पहला ख्याल है कि चलो हम अपने दोस्त को जाकर बताते हैं, है ना, कि हमने आज कुछ नया डिस्कवर किया है। तो आप गए अपने दोस्त के घर पे बैठे, उसको जाकर के एक्सप्लेन किया कि मालूम है दोस्त, आज क्या हुआ है, आज हमने कुछ ए सब्सटेंस को लिया था, उसको किसी बी सब्सटेंस के साथ रखा, तो जाकर के क्या बना है, सी बना है। तो एक ऐसा ऐसा केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है, आपने ये बात उसको बोल करके समझाया, ठीक है। फिर मान लीजिए कि आपको और किसी को एक्सप्लेन करना है, आप अपने और किसी दोस्त को जाकर के एक्सप्लेन किया, आप अपने फैमिली मेंबर्स को एक्सप्लेन किए, आप अपने आसपास के रहने वाले लोगों को एक्सप्लेन किए। तो आप एक बात सोचिए, क्या इस तरीके से एक्सप्लेन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है? आप कितनी बार एक ही चीज़ को अलग अलग लोग को जाकर के एक्सप्लेन कर पाओगे, 100 लोग को, 200 लोग को, 1000 लोग को, ठीक है। या फिर इस तरीके से अगर आप उसको एक्सप्लेन करते हैं तो कितने लोग इसको जान पाएंगे? लिमिटेड, आपके आसपास के लोग या उनसे जो रिलेटेबल लोग हैं वो। आपको क्या ख्याल है, आपको ख्याल है कि इसको सब लोग जाने, ठीक है, ये एक ऐसा केमिकल इक्वेशन है, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन आया है जिसको सब लोग को जानना चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप उसको मास मीडिया के थ्रू एक्सपैंड करने का कोशिश करोगे, ठीक है, आप उसको लिखोगे, उसके मैगजीन्स छपेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कोई केमिकल रिएक्शन हुआ, उस केमिकल रिएक्शन को आप लिखे, ठीक है, और जब लिखाया तो वो क्या हुआ, वो वाइड स्प्रेड हुआ, और वाइड स्प्रेड होकर के बहुत सारे लोगों तक ये बात पहुंची, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन का जरूरत क्यों पहुंचा, लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, वाइड नंबर्स के अंदर में लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए कि क्या केमिकल रिएक्शन हुआ है, इसके लिए क्या जरूरी है कि उसको रिप्रेजेंट करना जरूरी है, उसको लिख करके एक्सप्लेन करना जरूरी है, और इसके लिए क्या जरूरत पड़ा है, केमिकल इक्वेशन का जरूरत पड़ा है, ठीक है। बाई केमिकल इक्वेशन टू explain the reaction to explain the reaction to a wide number of people, to a wide number of people all over the world, all over the world, we need to write down the chemical reaction. We need to write down the chemical reaction. इसी को क्या कहते हैं, इसी को केमिकल, ठीक है, और इसी को क्या कहा जाता है, एंड दिस रिटन फॉर्म, this written form of chemical reaction is known as chemical equation, ठीक है। और क्या कहा जा रहा है कि केमिकल रिएक्शन को इस तरीके से लिख देना ही क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। क्लियर? तो दो बातें हम लोगों ने समझी। सबसे पहला बात क्या समझा कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। और दूसरी बात हम लोगों ने समझा कि केमिकल इक्वेशन का जरूरत क्यों पड़ा, ताकि लोगों को एक्सप्लेन किया जा सके। टू एक्सप्लेन द केमिकल रिएक्शन टू ए वाइड नंबर ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, वी नीड टू राइट डाउन इट। हमें केमिकल रिएक्शन को लिख करके सबको लिखना पड़ेगा उसको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। और इसी रिटन फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन को क्या कहा जाता है, केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। अब ये जो केमिकल इक्वेशन है, ये केमिकल इक्वेशन जो है ये आपका कितने तरीके का होता है, ये केमिकल इक्वेशन आपका दो तरीके का होता है। मेनली कितने तरीके का होता है, मेनली ये दो तरीके का आपका होता है। एक सेकेंड,
केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन जो है ये कितने तरीके का है, तो देयर आर टू मेजर कैटेगरीज ऑफ केमिकल इक्वेशन। दो तरीके का आपका केमिकल इक्वेशन होता है, ठीक है। एक जो होता है वो आपका होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। एक जो होता है वो होता है आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और दूसरा होता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये दो तरीके के आपके केमिकल इक्वेशंस होते हैं। अगर आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखोगे तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? तो आप अगर इसको ध्यान से देखें तो बैलेंस का मतलब क्या होता है? बैलेंस का मतलब होता है बराबर होना। बैलेंस का मतलब क्या होता है? बराबर होना। तो यहाँ पर क्या बराबर है? तो ये बताया जाता है इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन, इट इज ए टाइप ऑफ it is a type of chemical equation in which number of atoms at the reactant side is equal to number of atoms at product। क्या बताया जा रहा है कि व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है? एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है ये एक ऐसे तरीके का केमिकल इक्वेशन होता है जहां पर जो आपका नंबर ऑफ एटम्स है रिएक्टेंट के साइड पे वो बराबर होगा प्रोडक्ट के साइड पे, ठीक है। इसको समझ लीजिए। पहले यहाँ पे इसको पूरा करते हैं, फिर इसको हम लोग समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। पहले इसको देख लीजिए, इसको पूरा कर लेते हैं। तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स एट द रिएक्टेंट साइड इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स एट प्रोडक्ट साइड, ठीक है। जो आपका अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है इसमें नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड पे प्रोडक्ट साइड के बराबर में नहीं होगा, ठीक है। और एक और बात इसके बारे में ये है कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो होता है इसे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी कहा जा सकता है। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी कहा जाता है, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कि ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है, इसको और बेहतर तरीके से समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से रिलेट करते हुए समझेंगे, ठीक है। तो पहले तो इसका बेसिक डेफिनेशन को देख लीजिए कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो एक ऐसे तरीके का केमिकल इक्वेशन है जहां पे रिएक्टेंट जो का नंबर ऑफ एटम जो है वो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम से बराबर होगा। और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है जहां पर आपका रिएक्टेंट का नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम से बराबर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे इसका एग्जांपल एक देख लीजिए, फिर हम लोग इसको और एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ एग्जांपल देखिएगा इसका, जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपका H2 है, ये आपका O2 है, ये रिएक्ट किया तो क्या जाके बनाया? H2O बनाया। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम है, लेकिन यहाँ तो हाइड्रोजन 2 तो मिल गया लेकिन ऑक्सीजन सिर्फ कितना मिला? सिर्फ और सिर्फ एक ही मिला। तो जितना आपने एटम रिएक्टेंट में डाला क्या आपको उतना मिला? अब इसको मास से कैलकुलेट कर लो। आप क्या जानते हो? आप जानते हो हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 होता है, यानी कि यहाँ पे कितना मास हो गया? 2 हो गया। आप क्या जानते हैं कि ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है? 16 होता है। तो 2 का मास कितना हो गया? 32 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये हाइड्रोजन का 2 और ये आपका ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 16। तो यहाँ पर देखिएगा ये आपका 34 AMU आ गया, 34 यूनिफाइड मास। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कितना आया है? 18 यूनिफाइड मास आया है। तो ये तो आपके साथ धोखा हुआ ना। कैसे कैसे धोखा हुआ? तो आप इस तरीके से समझो कि आपने रिएक्टेंट के अंदर में सामान डाला, आपने रिएक्टेंट के अंदर में कुछ अमाउंट ऑफ मटेरियल को डाला, लेकिन क्या आपको उतना ही वापस मिला? नहीं मिला। तो बाकी कहाँ गया? कहाँ है बाकी का आपका प्रोडक्ट? आपने जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रिएक्टेंट के अंदर में डाला था वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपको वापस तो मिला ही नहीं है, तो बाकी का कहाँ गया? तो ये सवाल तो बनता है। तो इसीलिए, ठीक है। अच्छा, एक
ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन का नहीं है, गलती से यहाँ पे लिखा गया, ये अनबैलेंस्ड का है, ठीक है। तो अनबैलेंस के बारे में ये एग्जांपल है, ठीक है। तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर में आपने जितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट को डाला है उतना तो आपको मिला ही नहीं, तो बाकी का कहाँ गया। तो ऐसा इक्वेशन जहां पर आपका रिएक्टेंट जो है वो अनबैलेंस्ड है, आपका इक्वेशन जो है अनबैलेंस्ड है, आपने जितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट को डाला है उतना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आपको नहीं मिला है, ठीक है। तो ऐसे तरीके के केमिकल इक्वेशन को क्या कहते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन या अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। और दूसरी साइड पर आप देखिएगा तो आपके पास मान लीजिए कार्बन है, कार्बन को आपने क्या किया, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो ये क्या बना के दे दिया, CO2 बना के दे दिया। आप देखेंगे यहाँ पर आपने 12 यूनिफाइड मास ऑफ कार्बन लिया है, 32 यूनिफाइड मास ऑफ आपके पास क्या है, आपके पास यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो 32 प्लस 12 कितना हो गया, ये आपका टोटल 44U बनाया। और यहाँ पर आप देखिएगा तो ये भी आपका 44 है, ठीक है। यानी कि आपने जितना रिएक्टेंट के अंदर में डाला था, ठीक है, रिएक्टेंट्स को जितना आपने डाला था रिएक्शन के लिए उतना ही आपको प्रोडक्ट में मिल रहा है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन्वॉल्व, ठीक है, ड्यूरिंग द रिएक्शंस इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑब्टेन्ड आफ्टर द रिएक्शन। जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपने रिएक्शन के दौरान दिया था उतना ही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपको प्रोडक्ट के टाइम में मिल गया है। तो अगर जब दोनों चीजें आपस में बराबर होती हैं तो वैसे तरीके के केमिकल इक्वेशंस को क्या कहा जाता है, उसे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। और दूसरा होता है अनबैलेंस, जहां पे आपने जितना अमाउंट डाला था रिएक्शन कराने के लिए, जितना डाला था उतना आपको वापस नहीं मिला है, तो वो क्या है, वो आपका अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो सवाल उठता है कि सर अब केमिकल इक्वेशन है और केमिकल इक्वेशन दो तरीके का है, एक बैलेंस्ड है एक अनबैलेंस्ड है, तो अच्छा कौन है, बेहतर कौन है, हम लोग किसको हमेशा यूज करते चलेंगे। तो सवाल का जवाब है कि आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यूज करना है। क्यों, आप नाम से ही सोच रहे हो बैलेंस, स्टेबल है, बैलेंस है, तो बैलेंस वाला चीज़ तो बढ़िया होता है ना। अब जो अनबैलेंस है, स्टेबल नहीं है, तो उसको क्या ही, वैसे इसका अच्छा एक्सप्लेनेशन भी हम देते हैं, ये तो बोलने की बात हो गई कि नाम से अच्छा लग रहा है तो यूज़ कर लिया, वो बात नहीं। इसका अच्छा एक्सप्लेनेशन देखिए, आपको याद होगा आपने कभी पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आप ध्यान दीजिएगा, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है दिस लॉ स्टेट्स दैट, this law states that mass can neither be created nor be destroyed during any केमिकल रिएक्शन। क्या बोला जा रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास को ना ही क्रिएट किया जा सकता है, मास को ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान, ठीक है। और जाहिर सी बात है ये लॉ है तो ये तो हर जगह के लिए, हर वक्त के लिए एप्लीकेबल है, कभी गलत साबित नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसी वजह से क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन सही है। तो अब सवाल उठेगा कि सर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन सही है तो अनबैलेंस्ड का क्या होगा, ठीक है। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अगर सही है तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का क्या होगा। तो जवाब है कि हम क्या करेंगे, हम इस अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर में चेंज करेंगे, है ना, बाय हीट एंड ट्रायल मेथड हम लोग इसको क्या करेंगे, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में चेंज करेंगे, ठीक है। जिसको क्या कहा जाता है, तो आपको याद होगा इसे क्या कहा जाता है, इसे बैलेंसिंग कहा जाता है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या कहा जाता है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। क्लियर। इसके अलावा बैलेंसिंग करने से पहले हम लोग को और सारी चीजें देखना है कि एक केमिकल इक्वेशन को लिखा कैसे जाता है, एक केमिकल इक्वेशन में क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं, सही है, एक केमिकल इक्वेशन के अंदर में क्या हो रहा है, ठीक है। और केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए क्या करना चाहिए, केमिकल इक्वेशन को लिखने का क्या क्या तरीका है, इन सारी चीज़ों के ऊपर में भी हम लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। तो आज के इस छोटे से लेक्चर के लिए आज इतना ही, जहाँ पे हम लोग समझे है केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन का होना ज़रूरी क्यों है, कि केमिकल रिएक्शंस को लिखना ज़रूरी क्यों है, उसके अलावा केमिकल इक्वेशंस कौन से दो तरीके के होते हैं, तो एक बैलेंस्ड होता है एक अनबैलेंस्ड होता है, ठीक है। बैलेंस्ड क्या है, अनबैलेंस्ड क्या है, ठीक है। और
बैलेंस सही है, अच्छा इक्वेशन है, अनबैलेंस्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, और किसी भी तरीके से उसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करना है, क्योंकि वो एक लॉ है और लॉ हमेशा के लिए सही होता है। ठीक है, अब जो फॉलो नहीं कर रहा है तो उसका क्या होगा, तो उसको हम लोग फॉलो कराएंगे। कैसे? तो हम उस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। जब बैलेंस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो वो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने लगेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे एक छोटा सा चीज़ देख भी सकते हैं आप इसके अंदर में, कि आपके पास H2 था, आपके पास O2 था, H2O बनाया, आपको याद होगा यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 34 U आ रहा था, यहाँ पे कितना आया था, यहाँ पे 18 U आया था। आप इसको बैलेंस कर दो इस तरीके से। ठीक है, जैसे ही आप इसको बैलेंस करोगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, 32 MU यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास 4 प्लस कितना हो जाएगा 32। जब इसको देखिएगा ये भी 36U है, ये भी 36U है, तो देखिए दोनों साइड पे जो नंबर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है वो क्या हो गया, बराबर हो गया। कब हुआ? जब हमने इस इक्वेशन को बैलेंस किया। तो इक्वेशन को बैलेंस करके हम क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर हमारे इक्वेशंस को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो भी कराएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इस छोटे से लेक्चर के लिए इतना ही। जब हम लोग आगे मिलेंगे तो केमिकल इक्वेशंस को लिखना, ठीक है, उसको ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाना, और उसके बारे में जितनी सारी डिटेलिंग है, उसके लिमिटेशंस क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। I hope you like this video and do not forget to share the video. Thank you.